बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लेक्चर का इख्तिताम हमने किया था स्ट्रक्चर डाटा की कंप्लीशन के ऊपर। कुछ छोटी छोटी गुजारिशात करनी है आपसे विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। मेरे एक बात याद रखिए कि हर चीज़ को एक तरतीब से पढ़ने ही से ही फ़ायदा है, क्योंकि बेशुमार ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली और बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स भी जो कि एक सवाल करते हैं, सवाल का जवाब देना मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर मैट्रिक में पढ़ता हुआ बच्चा एफएससी का सवाल या बीएससी का सवाल पूछेगा तो यकीन उसके लिए उसको थोड़ा इंतज़ार करना है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा कंटेंट पढ़ा तो दिया है, लेकिन उसमें एक एम्बिग्विटी है, उस एम्बिग्विटी को आपने ख़ुद से मैनेज करना है। अभी पढ़ाने का वक्त नहीं आया। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर डाटा पर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है। कल से मुसलसल सवाल आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें। अब भाई टेक्नोलॉजी का जब चैप्टर 5 में जाके पढ़नी है तो वहीं जाके पढ़ेंगे ना उसको। अगर मैंने बता दी है तो वो गलती को मैं तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि अभी जितना याद करना है उतना ही तैयार करना है। मैं एक उस्ताद हूँ जिसका काम है आपको पेपर की तैयारी कराना। चैप्टर नंबर 1 की तैयारी मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 1 की तैयारी में आपने कोई टेक्निकल चीज़ नहीं करनी। सिंपल ये सवाल चैप्टर नंबर 1 का आपका सिंपल सवाल होता है। मैं क्वेश्चंस की तफसील बता चुका हूँ कि सिंपल सवाल क्या है, किताब से ही डाटा उठाना है और एज इट इज़ लिख देना है। एग्जाम्पल अपने तौर पर लिखनी पड़ेगी आपको बस, और एग्जाम्पलें आपको मैंने इतनी सारी दे दी हुई हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ किताब को ओपन करके देखें तो मैंने स्ट्रक्चर डाटा के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री की एग्जाम्पल भी दी हुई हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर की क्या एग्जाम्पल है। तो ये सब बातें आपने पढ़नी भी हैं, साथ साथ मैनेज करनी है। बहुत आसान सी एग्जांपल है, जहाँ समझ में ना आए मैं हाजिर हूँ। आप मुझे क्लास में पूछ लें, क्लास के बाद पूछ लें, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। लेकिन बराए मेहरबानी अभी इन बातों की तरफ मुतवज्जे ना हो कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। अगर यही बात पहले दिन पता लग गई तो फिर तो कोर्स आज ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। यानी अभी मैंने क्या पढ़ाया है, स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, हमने कहा रिजिड स्कीमा होता है। स्ट्रक्चर डाटा कहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी की सेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। तीसरा मैंने कहा टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है, तो आपने लिख दिया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है, बात ख़त्म हो गई। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप सारा पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर वो बता दें कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, तो इसका आसान हल ये है कि मुझसे भी पूछने से पहले आप चैप्टर नंबर 5 ओपन करें। चैप्टर नंबर 5 का आखिरी कंटेंट यही है, एसक्यूएल क्या होता है, नॉन एसक्यूएल क्या होता है। अगर बहुत तेज़ आई हुई है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि मुझे हर बंदे को जल्दी होती है ना, तो जिसको ज़्यादा जल्दी है वह वहाँ से ज़रूर पढ़े। पढ़ने पे किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम का सवाल। एग्ज़ाम के सवाल की तैयारी आपकी वैसी ही होनी चाहिए जैसे एग्ज़ाम में आनी है। मैंने क्लास शुरू होने से बहुत पहले बता दिया था कि पहले 2 चैप्टर में कोई क्वेश्चन अप्लाइड नहीं आएगा। पहले 2 चैप्टर में से कोई चीज़ अप्लाइड, ये बच्चे दुनिया का कानून है, जहाँ कहीं भी आप तालीम हासिल करते हैं पहले 1-2 चैप्टर होते ही पेश लफ्ज़ हैं। ज़रा थोड़ा सा बच्चे को काबू करने के लिए बड़ा हाथी पकड़ना ना, ढील देनी पड़ती है ज़रा थोड़ी सी, फिर एकदम काबू करते हैं। तो इंशाल्लाह चैप्टर 3 आएगा तो आपकी बागें खींच दूँगा इंशाल्लाह मैं, डोंट वरी। वहाँ पर आप चीज़ें अप्लाई भी करेंगे, वहाँ चीज़ों के एप्लीकेशन के सवाल भी सॉल्व करेंगे। अभी रावी चैन ही चैन लिख रहा है कि व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, व्हाट इज़ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो सब रटा है। आराम से आप, लेकिन अगेन मैंने कहा था आपने एक ऐसी आदत बनानी है, रट्टा नहीं लगाना। कोशिश करना है अपने लफ्ज़ों में लिखने की आदत बनाएं। किताब से पढ़ें, किताबें आपके पास माशाल्लाह 2 अवेलेबल हैं, मेरी किताब भी है, वहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ें। मैं साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर रहा हूँ कि जिसके पास किताब इसने नहीं ख़रीदनी नो प्रॉब्लम, ना ख़रीदे, मैं सॉफ्ट कॉपी साथ सेंड कर रहा हूँ। हर बच्चे की अपनी भी हैबिट होती है ना, किसी का कहीं भी बैठ के पढ़ने को दिल चाहता है, कहीं बाहर गया हुआ वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कहीं सैर पे गया वहाँ बैठ के पढ़ने को दिल चाह रहा है, खुदा ना खासा दिल कर जाता है। तो अगर दिल कर जाए तो मैंने उसके दिल करने के लिए पूरा का पूरा जो है वह कानून रखा हुआ है, पूरा निज़ाम रखा हुआ है।
कि उसका दिल टूटना नहीं चाहिए, उसको हर वो चीज़ वहाँ मुयस्सर होनी चाहिए। और इसी तरह जिसको किताब से पढ़ने की आदत है, चूँकि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझसे सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ा जाता, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैं जब तक किताब सामने ना हो और मैंने किताब की धज्जियाँ ना उड़ाई हो, उस पर लाइनें लिख के, उस पर मेरा अपना एक अंदाज़ है पढ़ने का। और कुछ लोगों का होता है कि वो पढ़ के किताब से बगैर भी मसला हल कर लेते हैं। मैंने दोनों के लिए दोनों ऑप्शन रखी हुई हैं, आपको हर चैप्टर के नोट्स साथ साथ मिलते रहेंगे। जी, जिसने ना पढ़ना हो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने बताया था उसने बीए कर ले, वो उसने सीए ज़रूर करना है। इतना बी से सी का सफ़र, सी बी इतना सफ़र, बीए बहुत आला, ऑल ऑफ यू। सो ये है बच्चे पहला कंटेंट। जी बच्चे, आज तीसरा लेक्चर है वर्किंग के लिहाज से। वैसे तो खैर माशाल्लाह आज हमारा चौथा पाँचवा लेक्चर है, लेकिन वर्किंग लिहाज से हमने तीसरे दिन से काम शुरू किया हुआ है। तो मैं रोज़ाना एक एग्ज़ाम टिप देता हूँ। आज की एग्ज़ाम टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके विद रिस्पेक्ट से, स्पेशली ऑनलाइन वाले भी ज़रा ख्याल करें कि आज की एग्ज़ाम टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नंबरिंग काटने वाली और नंबरिंग देने वाली है। जी बच्चे, तो हमें मालूम है हमारे पास एक कॉमा होता है, अपॉस्ट्रॉफी कॉमा। अपॉस्ट्रॉफी कॉमा बराए मेहरबानी एग्ज़ाम के अंदर अपॉस्ट्रॉफी कॉमे वाले वर्ड्स नहीं लिखने, वरना नंबर कटेंगे। मैं सिर्फ अपने पेपर की बात नहीं करता, मैं पूरे कैफ के पेपर की बात करता हूं, जहां थ्योरेटिकल पेपर होता है। क्योंकि मेरा पेपर भी थ्योरेटिकल है, बी लॉ भी थ्योरेटिकल है, और सम ऑफ द एरिया टेक्स्ट वो भी थ्योरेटिकल होगा, सम ऑफ द एरिया FAR1 वो भी थ्योरेटिकल होगा। जरा देखिए क्या नहीं करना, आपको इस तरह की हरकत करने की इजाजत नहीं है एग्जाम के अंदर। डोंट, ये डू नॉट पूरा लिखना है। ओ लिखने के लिए ताकत की गोली इस्तेमाल कर लें ताकि ओ लिखा जा सके। डू ओ नो, ये ओ बड़ा मुश्किल से लिखा है मैंने, बहुत बड़ा ओ था। और भाई जितना टाइम अपॉस्ट्रॉफी पे लगाना है उतना इस पे लगा लो। दूसरी बड़ी बात, आपके कोर्स में बार बार गवर्नमेंट का जिक्र आएगा। आपके इस पेपर में गवर्नमेंट का जिक्र को 10 मरतबा आएगा, हर चैप्टर में आएगा। तो बराए मेहरबानी GOVT नहीं लिखना, ये लिखने की इजाज़त एग्जाम में नहीं है। टेम्परेरी लिखते वक्त टेम्प नहीं मारना वहां पर, हाँ जी, और आगे फुल स्टॉप लगा देना। याद रखना वो भी टेम्प हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसका निज़ाम ये है कि जो कुछ भी लिखना है पूरा लिखना है। हैव नॉट के लिए भी अपॉस्ट्रॉफी कॉमा नहीं लगाना, आई एम के लिए आई लगा के अपॉस्ट लगा के एम नहीं लिखना। तो बराए मेहरबानी इन बातों को सीखें, ये प्रोफेशनल टेक्निक है। अगर आप इन बातों को नहीं लिखेंगे तो याद रखिए आपके मार्क्स कटते हैं। एग्जामिनर इसके बाकायदा मार्क्स काटता है, शायद आपके इल्म में नहीं होगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर टू लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जाम, इसलिए कि ये वो हिडन फैक्टर्स हैं जो ना किताबों से मिलेंगे ना आपको किसी और जगह से मिलेंगे। ये जिम्मेदारियां मेरी हैं बीइंग अ टीचर, और नॉट टीचर ओनली अ सीनियर टीचर, क्योंकि सबसे आई गेस मैं ही यहाँ सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। ऑलमोस्ट 29 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सिर्फ सीए को पढ़ाने का। तो इसलिए मैं जो बातें आपको बता सकता हूँ आपके फेवर में बहुत अच्छी होंगी। कल मैंने एक फैक्टर बताया था, एग्जामिनर को एग्जामिनर नहीं समझना, अपना स्टूडेंट समझना है। लिखते वक्त आपने एक एक बात पे ध्यान रखना है कि आपके जुमले में किसी जगह पर कहीं कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाला एक आम आदमी हो, पढ़े और आपकी बात समझ में आ जाए, ये है आपका टारगेट। इफ़ यू विल डू दिस तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चे इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। अल्लाह ना करे आपको कभी किसी मसाइल का सामना करना पड़े। आप अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में, आखिरत में पहले पहले लम्हों में कामयाब होते रहें। तो ये बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उस पर काम करें। बाकी अल्लाह की शान है कि अल्लाह हमें क्या अता करते हैं, लेकिन हमने अपना काम पूरा करना है, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। ये आज के एग्ज़ाम की टिप थी। डन होगी ना आप? आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मैं फिर टॉपिक पढ़ाते वक्त दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपने, मैं यहाँ पर क्लास में खड़ा होके जो एग्जाम्पलें एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ वो सिर्फ आपका नॉलेज है, वरना एग्जामिनर में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था ना एडवांटेज डिसएडवांटेज को वही लिख के आ रहेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश पूरी करें समझने की कि ये क्या कहा जा रहा है, ताकि अगर आइंदा कभी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पेश आए तो आपको पता हो। जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी,
कि ओरेकल के अंदर टेबल बना के डाटा के आपने फैचिंग की हुई है, उसको उठा के शिफ्ट करके किसी दूसरे टेबल में कन्वर्ट करना आसान नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। वहाँ क्या लिखा हुआ था, कन्वर्जन ऑफ या माइग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू अदर डाटाबेस इज डिफिकल्ट। तो बात पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, काम पूरा हो जाएगा। उसने वहाँ रोक के आपसे ये थोड़ी पूछना है 10 किमें होएगा, ये नहीं पूछेगा ना वो आपसे। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम। इफ दिस यू कैन से मेरी तरफ से है कि मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ जाता हूँ, ताकि अगर किसी को उस तरह समझना है कि ये मैं पढ़ क्या रहा हूँ तो उसको फ़ायदा हासिल हो जाए। वरना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जो लिखा हुआ है एज इट इज़ तैयार कर लें, अपने लफ्ज़ों में लिख लें, इंशाल्लाह पेपर आराम से ये वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेरी एक परसेप्शन है, मैं चूँकि टीचर हूँ और ना सिर्फ जो है मैंने अर्ज़ किया कि टीचर हूँ, मैं बहुत सीनियर टीचर हूँ, मुझे पता है आई कैप के कवानीन क्या हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस दोनों चैप्टरों में से सवाल आएंगे तो मल्टीपल चॉइसें आएंगे, जो मेरी परसेप्शन है। बाकी अल्लाह की शान है कि आपको कहाँ से कौन सा सवाल आ जाए तो मुझे नहीं पता। तैयारी तो हम पूरी कर रहे हैं, अपना काम हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे परसेप्शन के मुताबिक यहाँ से सवाल स्ट्रक्चर सवाल शायद ना आए, और अगर आया भी तो क्या आएगा, सिंपल एक्सप्लेन व्हाट इज़। लेकिन मैं जब चैप्टर ख़त्म करूँगा तो मैं आपके साथ चैप्टरों के सवाल डिस्कस करूँगा कि ये सवाल किस किस तरह से आ सकता है, किस किस अंदाज से सवाल आएगा। लेकिन जिस दिन चैप्टर ख़त्म होगा उस दिन बात करूँगा। अभी कंटेंट की तरफ आते हैं। आज हमारा दूसरा कंटेंट है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। हमें जानते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूजलेस नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा गो के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। लेकिन हमें इसको डिस्कस नहीं करना, जो डिस्कस करना है वो वाज़ेह है। वो क्या है बच्चे, लुक एट दिस। सारी बातें बड़ी तफसील से आपके साथ लिखी हुई हैं। दूसरा एक और भी कंटेंट था, मैं वो भी साथ आपके साथ शेयर कर दूं कि बेशुमार स्टूडेंट कल मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर स्लाइड सेंड कर दें। मैंने कहा भाई जो मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है किताब में भी वही लिखा होगा, और ना सिर्फ मैं किताब आपके पास है, मैंने कहा कल मैंने सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दी थी चैप्टर नंबर 1 पूरे की, तो आप देख सकते हैं वहाँ सिर्फ फ़र्क इतना है मैंने एंटर मार मार के एक पॉइंट बनाया होता है। क्योंकि मैंने क्लास में डिस्कशन करनी होती है, मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक लाइन में पॉइंट लिख देता हूँ ताकि एक एक लाइन के क्लास में स्टूडेंट के साथ डिस्कस की जा सके। फाइन। जैसे जैसे आप आगे चलते ले जाएंगे डिस्कशन कम होगी, कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। अभी चूँकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ कोई नहीं आई तो फिर इसलिए आप फिलहाल इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट कंटेंट, व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। The unstructured data is schemeless और no rigid schema। एग्जैक्टली एक चीज पढ़ी थी, दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिख दी हमने। हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो फिक्स स्कीमा के साथ होता है, रिजिड स्कीमा के साथ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ होता है। तो देखिए एक चीज पढ़ी है, दूसरी खुद बहुत आइडेंटिफाई हो गई है। एक चीज पक्की तैयार होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड खुद बहुत निकल आएगा इंशाल्लाह। It has no predefined structure and it's stored in a native format। वजह नेटिव फॉर्मेट से मुराद है जो बंदा जो लैंग्वेज जानता है वो उसी लैंग्वेज में उस डाटा को लिखता है, जबकि स्ट्रक्चर डाटा में ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर डाटा में अगर कॉलम में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखना है तो चाइने वाला भी इंग्लिश में ही लिखेगा, और अगर उसका फॉर्मेट जो है वो लिखा गया है कि चाइनीज़ में लिखना है तो फिर चाइनीज़ लिखेगा, फिर गोरे को भी चाइनीज़ अंदाज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट फ़र्क होता है। और एक बात फिर दोबारा सुनिए, शायद चीज़ें रिवाइज करने में चीज़ों का फ़ायदा ही आपको हो। याद रखिए जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की, तो वो डाटा की असल हालत है। सब लोगों ने सुनी मेरी बात? टाइप्स ऑफ डाटा डाटा की असल हालत है। कैटेगरी ऑफ द डाटा से मुराद है आपने डाटा को किस फॉर्मेट में रखा हुआ है, किस हालात में रखा हुआ है, किस तरह की जो है वो शेप में रखा हुआ है। यहाँ डाटा से ज़्यादा डाटा के रखने की जगह को डिस्कस किया जा रहा होता है, किसमें, कैटेगराइजेशन के अंदर। यहाँ डाटा की असल हालत को डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। ऑल ऑफ यू, जब हमने कहा कि ये रिजिड स्कीमा है तो इसे क्या मुराद है, आपने डाटा को एक ख़ास शेप में रखा है। जब आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो आप कहते हैं कि आपने इसके दाएं बाएं अपर डाउन सब जगह पर आपने एक ख़ास अंदाज मेंशन किया हुआ है, आपने उसको फॉलो करना है। तो आप डाटा से कहीं ज़्यादा डाटा की उस वर्किंग पोजीशन को देख रहे होते हैं कैटेगराइजेशन के अंदर।
ऑल ऑफ यू। थर्ड वन, इट कैन नॉट बी इजीली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड, आप देखिए बच्चे हर वही जुमला जो वहां लिखा गया था उसका ऑपोजिट लिखा जा रहा है। वहां का लिखा था वी कैन ऑर्गेनाइज डाटा इनटू रोज एंड, ये कहां लिखा था स्ट्रक्चर्ड में, और यहां का लिख रहे हैं यहां। तो देखिए एक ही चीज पढ़ के बड़ी बाआसानी आप दूसरा मसला मैनेज कर रहे हैं। विद इन अ ट्रेडिशनल डेटाबेस इट इज ईजी टू कैप्चर, इसको कैप्चर करना आसान है इसलिए कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। डाटा वीडियो की शक्ल में भी एंटर हो सकता है, वॉइस की शक्ल में भी एंटर हो सकता है। आप खुद देख लीजिए फेसबुक पे जब आप कमेंट लिखते हैं तो क्या कोई स्टैंडर्ड कमेंट है जिसका जो दिल चाहे लिखे? कोई वहां बने हुए इमोजीज को क्लिक कर देता है, कोई वहां पर खुद से कोई तस्वीर ऐड कर देता है, कोई जो है वह अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देता है, कोई वहां पर टेक्स्ट फाइल अपलोड कर देता है, कोई टाइप कर देता है। ऐसे होता है ना बेटे, क्योंकि वहां कोई रिजिड स्कीमा नहीं है। किस पर? फेसबुक के ऊपर। का आपके वर्ड क्या नाम कहते हैं, वर्ड कह रहा हूँ, व्हाट्सएप की फाइल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आज़ादी है, जैसे मर्जी लिखे, जिस मर्जी फॉर्मेट में लिखे, जहां मर्जी एंटर मार दें, जहां मर्जी पैराग्राफ लिख दें या बुलेट फॉर्म में लिख दें, हर तरह से इजाज़त है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड में हर तरह से लिखने की इजाज़त नहीं है, ये फ़र्क है दोनों में जी। प्रोवाइड मैनी इनसाइट एंड कैन बी यूज इन वेरियस वे। यू नीड अनफ स्टोरेज। बच्चे क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डाटा एक ख़ास जगह तक रहेगा। ये डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, बहुत स्केलेबिलिटी होती है इस डाटा की, इसलिए इसके लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। वीडियो डाटा, वॉइस डाटा, सब कुछ इसमें ऐड हो जाना है। टू कीप इट एन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एनालिसिस एंड डिफिकल्ट टू एनालाइज। बच्चे जब आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, एक अच्छा स्टूडेंट यहीं पर ही ब्रैकेट डाल के नो एसक्यूएल लिख देगा तो मोर देन सफिशिएंट। और बात समझ में आई? एक अच्छा स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के साथ यहीं पर ब्रैकेट डाल के क्या कर दे, नो एसक्यूएल या एग्जाम्पल लिख ले ईजी और आगे नो एसक्यूएल। ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है एग्जामिनर को अपनी बात समझाने का। वैसे ही आगे आ रहा है लिखा हुआ, मिलेगा आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी। ये बच्चे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जाम्पल्स। The unstructured data example, it include a wide array of form such as email text, text file। मेरे प्लीज मैं बार बार लिख रहा हूं कल से, ये ईमेल नहीं है, इसके साथ ईमेल्स टेक्स्ट लिखा है। कल मैंने मैसेज लिखा था, इसका बड़ा ख्याल रखना है। अगर खाली ईमेल लिखेंगे तो मतलब तब्दील हो जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो एंड सेंसर डाटा। ये सेंसर डाटा क्या होता है बेटे? एनीवन? बड़ा आसान एग्जांपल आपके पास मौजूद है जी। आप हाइपर स्टार जाते हैं, केयरफोर जाते हैं, या क्या नाम कहते हैं अल्फते जाते हैं, वहाँ देखा वो उसके हाथ में या वहाँ पर एक हल्का स्कैनर पड़ा होता है। वो स्कैनर के ऊपर सिर्फ अपना प्रोडक्ट स्कैन करते हैं और साथ ही प्राइस सामने आ जाती है। वो स्कैनर क्या है? सेंसर। वो स्कैनर क्या है? सेंसर। तो आप देखिए वो तो किसी को टाइप नहीं करता, ना वहाँ वो प्राइस लिखता है, ना वो प्रोडक्ट का नाम लिखता है, ना वो प्रोडक्ट की टाइप लिखता है, वो तो कुछ भी नहीं करता। वो तो सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ता है, स्कैनर के आगे कर देता है, और स्कैनर प्रोडक्ट का नाम भी लिखता है, प्रोडक्ट का प्राइस भी लिखता है, हत्ता कि आखिर में टोटल क्वांटिटी भी पूरी कर देता है, यानी पूरी टोटल कैलकुलेशन कर देता है कि बिल इतने का बना। अगर यही काम हाथ से करना पड़े तो सोचिए कितना लंबा काम हो जाए। आपको हर दफ़ा कोड एंटर करना पड़ेगा, आपको हर मरतबा टाइप करनी पड़ेगी, प्राइस याद करनी पड़ेगी, प्राइस लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये डाटा वो बड़ी ही बाआसानी मैनेज कर रहा है। तो सेंसर जो है बेसिकली जब वो डाटा कैप्चर करता है, वो डाटा जो कैप्चर किया जा रहा है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी आप कहेंगे बार कोड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। क्या कहा बच्चे मैंने? बार कोड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसलिए कि उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को वो आगे जाके कन्वर्ट कर देता है सीधा आपके स्ट्रक्चर्ड में, वो उसको जाके टेबल में लिख देता है। और बात समझ में आ रही है? तो ये बारीक बीनिया है, इसका बड़ा ख्याल रखना है। आपकी एक छोटी सी गलत एग्जाम्पल आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। ये आसान बहुत है, लेकिन आसान चीज़ को काबू करना भी एक आर्ट होता है। आपको मालूम है रेत कितनी हल्की होती है, लेकिन रेत को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसको अपने हाथ पे रखें तो हवा उड़ा देती है, आप उसको मजबूती से पकड़ लें तो तब भी आपके हाथ से फिसल के निकल जाती है। उसको शॉपर बैग में डालना पड़ता है, वो मैं दे रहा हूँ शॉपर बैग, उसमें आप डाल लें।
So that is why it is an art to handle the very easy things in a you can say standard way. तो ये तरीकाकार आपने सीखना है कि किसको कहाँ कितना लिखना है, क्योंकि अगर आपकी मिसाल ज़रा गलत हुई तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बड़ी ही बारीक बीनी से वो डाटा इस फॉर्मेट में चला जाता है और यहाँ से इस फॉर्मेट में मूव कर जाता है। Examples are there, again examples, a lot of examples. The email discussing financial decision. अब देखिए बच्चे, हालांकि मैं तो खाली बात कर रहा था ईमेल के डाटा की, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है आप अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ ईमेल के अंदर अपनी कंपनी की फाइनेंशियल डिस्कशंस करें। डिस्कशन लिखा है बच्चे, उसने फिगर्स की बात नहीं की कि सेल बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। आप एक जनरल पर्पस गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार हमारी पिछले साल से हमारी परफॉर्मेंस इस मरतबा काफ़ी वीक रही है, तो क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपका कुलीग या आपका जो भी हेड है वो आपको जवाब दे रहा है कि सर माइट भी हमें ये प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा हुआ हो, शायद ये हो गया हो। क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं ना, फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो ये जो बातें मैं भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये बातें चैप्टर नंबर 3 में डाटा के साथ आएंगी, लेकिन एक मॉडल के साथ। कस्टमर फीडबैक ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। आपने कस्टमर, बच्चे मैंने, चूंकि आप अकाउंटेंट हैं, मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि एग्जांपल भी आपको फाइनेंस की दूं। हु इज फाइनेंशियल सर्विस, व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। आप ऑडिट कंपनी के मालिक हैं या आपकी ऑडिट कंपनी है, तो जब आप किसी को अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की सर्विसेज देंगे तो आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसे फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट स्टॉक मार्केट ट्रेंड, द स्कैन्ड रिसीट एंड इनवॉइसेस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ अर्निंग कॉल और मीटिंग्स। तो बच्चे देखिएगा क्या ख्याल है, काफ़ी एग्जाम्पल है, इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल आप दे दें, कोई एक एग्जाम्पल आप दे दें, एग्जामिनर को ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको पता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि ऊपर आप काफ़ी तफसील से ये बात बयान कर चुके हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता क्या है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बटे, श्योर। नेक्स्ट वन, हियर आर सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। एग्जाम्पलों के अंबार लगे हुए हैं। ईमेल, the email message field are unstructured and cannot be examined by the traditional analytical tool। बच्चे चूंकि वो पूरा का पूरा ये डब्बा बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपने कुछ भी टाइप करना है, इस तरह के डाटा को एनालाइज करना कभी भी आसान नहीं होता। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि डाटा एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। एक टेक्निकल बात आपसे पूछना चाहूंगा जी, अगर कोई शख्स स्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम कर रहा है तो मुआशरे में प्रैक्टिकल में उसे क्या कहते हैं, और अगर कोई एक प्रोफेशनल अनस्ट्रक्चर्ड पे काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं। किसी को इल्म में है बच्चे, ऐसी जनरल नॉलेज है ना ये, इसका कोई एग्जाम से ताल्लुक नहीं है। याद रखिए, जो शख्स स्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम करता है उसे डाटा एनालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो शख्स अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम कर रहा होता है उसको डाटा साइंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो याद रखिएगा, डाटा साइंस में और डाटा एनालिसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सर इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी को कहेंगे ना कि मैं डाटा पढ़ रहा हूँ, तो बिला वजह किसी के दिमाग में सवाल आ जाता है कि अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, हालांकि हो सकता है उसको सर यही आता हो, लेकिन उसने सवाल अपना बुरा कर देना आपसे। मैंने इसलिए आपको नॉलेज दिया क्योंकि ये आज के दौर का बड़ा जदीद कंटेंट है। डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन डाटा साइंटिस्ट को डाटा इंजीनियर्स भी कहते हैं। डाटा साइंटिस्ट को डाटा, लेकिन डाटा साइंस की एक ख़ास लेवल है डाटा इंजीनियरिंग, वो ये बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं। यानी डाटा साइंटिस्ट एक बड़ा डोमेन है, उस बड़े डोमेन में एक छोटा सा डोमेन है जिसका नाम क्या है, डाटा साइंस। और डाटा साइंस की फिर आगे एक छोटी सी दुनिया, उसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो ये बहरहाल इंशाल्लाह ये आपके कोर्स में शामिल है कुछ चीज़ें, लेकिन चैप्टर नंबर जाके 9 में पढ़ेंगे आप इसको। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर नहीं बस 12 तक ही, 9, 11 और 12 में यही सारी बातें आप वहाँ जाके टेक्नोलॉजी के लिहाज से करेंगे। नेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट फाइल। दिस कैटेगरी इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट and presentation and might be the PDF files, the social media and website, data from social network like Twitter, LinkedIn and Facebook, and websites such as Instagram, photo sharing site and YouTube as well.
Mobile and communication data. For this category, the text message, the phone recording, chat and instant messaging are the main examples. And media, this data include digital photos, audio and video file. ये बच्चे पूरी की पूरी 2 स्लाइडों में भरी पड़ी हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके पास अवेलेबल है। हमने कल भी देखा था कि ये है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक डायग्राम सी, यानी ये बनानी नहीं है आपने, सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ वैरायटी देखें ज़रा डाटा की, यहाँ ज़रा डाटा को देखिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई कहीं फिक्स है, कोई कहीं है, कोई छोटा डाटा है, कोई बड़ा डाटा है। यहाँ देखिए हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड कॉलम में, रोज़ में और साइज एग्जैक्टली अपनी जगह पर है जहाँ उसको एलोकेट करना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये बच्चे एग्जाम का एक अलग सवाल है। दिस इज अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अभी तक मैं 3 तरह के सवाल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कोई बताया गया बच्चे कैसे कैसे? नहीं भैया अभी डिफाइन वाली बात नहीं, अभी मैंने कहा चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 1 में डिफाइन वाला कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि डिफाइन में लिंकिंग करनी होती है। नंबर 1 एक्सप्लेन, और आगे मैं लिख सकता हूं स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये एक सवाल है, ये चैप्टर नंबर 1 में ऑलमोस्ट इसी तरह का सवाल, बल्कि चैप्टर 2 में भी ऐसा ही आएगा। दूसरा डिस्कस द फीचर्स ऑफ, आगे क्या लिखना है बच्चे? स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। डिस्कस द फीचर, फीचर मीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बोथ, दोनों लिखने हैं। हाँ, आगे एग्जामिनर की मर्जी है कि अगर इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा रिड्यूस करना हो तो ये कह सकता है एक्सप्लेन द एडवांटेज, तो फिर वो खाली एक ही पॉइंट पर डिस्कस करेगा, या एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज, वो किसी एक फैक्टर पे बात कर सकता है। तो नाउ दिस इज टोटली अप टू द एग्जामिनर कि एग्जामिनर आपसे किस तरह का सवाल पूछ सकता है। अब आपके पास तीसरा सवाल आ रहा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सवाल थोड़ा अलग होगा, बातें वही होंगी जो आपने यहां लिखी होंगी, लेकिन यहां कुछ एक्स्ट्रा सी चीजें आएंगी। आइए जरा देखते हैं ये क्या कंटेंट है जी बच्चे। नंबर 1 सबसे पहली चीज, इसका कोई फॉर्मेट, यही बात तो हमने पहले पढ़ी है। अब मैंने देखिए, मैंने एक सवाल आपसे करता हूं, मैंने तो कोई आपको ऐसा पेज नहीं दिया जहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डाटा लिखा हो, लेकिन अब आपको मालूम है कि इन्हीं बातों को रिवर्स करके आप क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड के स्ट्रक्चर्ड के कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। रिजिड स्कीमा होता है, कल हमने वहां पर बहुत सारे एडवांटेज पढ़े थे, वहां से बहुत सारे पॉइंट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक आर्ट होता है, और मैं अगेन दरख्वास्त कर रहा हूं, ये सिर्फ डाटा के पेपर का आर्ट नहीं है, ये सारे के सारे काम आप दूसरे थियोरेटिकल पेपर पर भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। Lack of format, the unstructured data does not fit neatly into a table or databases. It can be textual or non-textual, making it difficult to categorize and बच्चे इसकी कैटेगरी करना बहुत मुश्किल है कि एक टेक्स्ट डाटा में क्या क्या डाटा है, उसमें आपने न्यूमेरिक भी लिखा होता है, उसमें आपने बेशुमार सिंबल भी ऐड किए होते हैं, उसमें आपने तो, लेकिन वो उसे क्या कहता है, वो सारे को टेक्स्ट फाइल ही कहता है और कोई नाम नहीं दे सकता। जबकि आपको मैंने कल बताया था कि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल का हर कॉलम की टाइप अलग अलग हो सकती है। लुक एट दिस, ये आपका टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इस पे 3 तरह की इंफॉर्मेशन एंटर की जा रही है। मैं पहले आइडेंटिफायर लिख रहा हूं, ये है SID, SID मीन स्टूडेंट आईडी, ये है S नेम स्टूडेंट नेम, और ये है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सिटी। चले इसको ऐसा करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस।
जी बच्चे ये बताइए स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिकल होगा कि नॉन न्यूमेरिकल? वेरी गुड। तो आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं आपको यू हैव टू डिसाइड कि ये कौन सा कंटेंट है। आपने लिखा न्यूमेरिकल नंबर, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है, इसे करैक्टर साइट कहते हैं, CAR। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर इसको चार कहते हैं, CHAR, स्टार्ट्स फ्रॉम करैक्टर्स एंड दिस इज टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। टेक्स्ट क्या होता है? जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है। अब देखिए बच्चे, इसमें आप नंबर ऐड करना चाहें तो आप नंबर ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। ये याशी है, जो मर्जी लिखे नंबर, आपके पास नंबर और वो चीज़ें लिखें। समझ में आई ये बात? ये वो वाली बात कर रहा है कि इसमें चीज़ों को अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है। इसमें बड़ी आसानी, हर चीज़ अलग हो सकती है। ये ID1, ये ID2, ये ID3, ये ID4, ये नेम अली, ये नेम कामरान, ये नेम नासिर, व्हाटएवर। देखिए दोनों में डाटा बड़ा वाजे है कि कोई चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही। और यहाँ पर आपने लिखा 25 अली ब्लॉक, मॉडल टाउन, व्हाटएवर, तो आप देखिए इसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा एंटर हो सकता है। हर फील्ड अलग-अलग डाटा को मेंशन कर रही है। ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कंटेंट वैरायटी। इसमें बहुत तरह का डाटा एंटर हो सकता है। अभी एग्जांपल हमने कई मतलब पढ़ ली है। दिस टाइप ऑफ डाटा कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया फाइल, सोशल मीडिया कंटेंट एंड वेब पेज ब्लॉग्स। वॉल्यूम, इट इज ऑफन लार्ज इन वॉल्यूम कंपेयर टू, अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर डाटा के कॉन्टेक्स्ट लिख रहा होता तो मैं कहता इट इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। देखिए मैंने उसी पॉइंट को वहां पर मेंशन कर दिया। एंड डाइवर्स सोर्स, इट कैन ऑर्गेनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी ये डाटा कई जगहों से आ सकता है, इंक्लूडिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट, सेंसर डाटा, मशीन जनरेटेड एंड सॉफ्टवेयर जनरेटेड। लेकिन बच्चे ये बात याद रखिएगा प्लीज, ये सेंसर, ये रिसोर्स हैं, ये स्ट्रक्चर डाटा के भी यही रहने हैं। ये बात नोट डाउन कर लें। ये डाइवर्स सोर्सेज जो अनस्ट्रक्चर्ड के हैं, स्ट्रक्चर्ड के भी वही रहने हैं। फर्क इतना होगा कि वहां हर तरह का डाटा एंटर नहीं हो सकता। बात याद रहेगी बेटे। अनदर क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड के लिए है, स्ट्रक्चर्ड के लिए नहीं है। वहां कोई की टर्म इस्तेमाल नहीं होती, यहां दो की टर्म इस्तेमाल होती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जरा ध्यान से बेटे, ये दो अलग चीज़ें हैं, ये अब अभी आपको समझानी है। ये दो के दो की टर्म्स हैं। ये की आपके पास जो है बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ये की टर्मिनोलॉजियाँ स्ट्रक्चर डाटा की नहीं होती, ये सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की होती हैं। एक इसमें होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। बट व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस? सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसे डाटा को कहते हैं, यानी डाटा की ऑर्गेनाइजिंग ऐसे है कि इसको देखने वाला देखकर अंडरस्टैंड कर लेता है, पढ़े बगैर। आपको मैंने यहां एग्जांपल भी दी हुई है। इमोजीज, आप देखिए इमोजीज में सम टाइम आप मैसेज क्या करते हैं, वो आंखों में से रोते हुए आंसू दिखा देते हैं, या अपने खिले हुए दांत दिखा देते हैं, या गुस्से से अपनी आंखें लाल सुर्ख वहां दिखा देते हैं। पढ़ने वाले को पता लग जाता है ना कि व्हाट यू आर फीलिंग। क्या ख्याल है बच्चे? ये होता है सेंटिमेंट, यानी आपने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में एक ऐसा डाटा जिसमें आप बिल्कुल मामूली सी चीज से जरिए अपना मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेज टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वॉइस फॉर्म में भी हो सकता है। याद रहेगी बात। अब पढ़ें इसको। A sentiment analysis is a specific use of analysis that identifies the emotions, opinion or attitude in text form में। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। यानी आपने सिर्फ मैसेज दिया है, इट्स अ पॉजिटिव। आपने एक सवाल पूछा कि यार बताओ ये काम कैसे है, मैंने कहा पॉजिटिव। आपको समझ में आएगा ये बात ठीक, सर को अच्छी लगी है। लेकिन मैं कहता हूँ नेगेटिव, इससे बना ये तो ठीक नहीं है। तो ये सम टाइम आपका एक छोटा सा जुमला, एक छोटा सा वर्ड
पूरे तफसील की मानी की एक एक्सप्लेनेशन दे देता है। आपने एक सवाल लिखाया और सवाल के नीचे टीचर ने लिखा एक्सीलेंट, क्या ख्याल है, से क्या मुराद है, पूरा सवाल ठीक है, उस पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारा का सारा सवाल आपने इतना बड़ा सवाल करके दिखाया और नीचे टीचर ने लिख दिया एक्सीलेंट, इट मीन्स ऑल द थिंग्स आर फाइन, ऑल ऑफ यू। इसी तरह बच्चे अंडरस्टैंड व्हाट पीपल फील और थिंक, तो जरूरी नहीं कि ये टेक्स्ट फॉर्म में हो, ये किसी न किसी अदर फॉर्मेट में भी हो सकता है, लाइक इमोजीज। नीचे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। द कस्टमर रिव्यू ऑन Amazon, दिस फोन इज अमेजिंग, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, एंड बैटरी कवर होल्ड डे, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो कहता है बड़ा अच्छा फोन है, बैटरी बहुत ज्यादा अच्छा टाइम निकालती है। आगे बढ़े, द डिलीवरी वॉज लेट एंड द प्रोडक्ट वॉज डैमेज। अब ये क्या है, तो आप देखिए एक ही वक्त में ये सेंटीमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ यू। नाउ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्लीज बी केयरफुल, इट्स वन ऑफ द टची एरिया ऑफ योर यू कैन से एग्जाम एज वेल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुराद है आपकी मादरी जुबान को कंप्यूटर समझता है, यानी है तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ना, आपने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल चैट जीपीटी है। आप चैट जीपीटी में कुछ भी लिख दें, वो कुछ ना कुछ आपके काम की बात निकाल के ले ही आता है। आप गूगल पे कुछ नहीं जानते, आपने गूगल पे सिर्फ लिखा डाटा कॉमा सिस्टम डैट कॉमा रिस्क, ना आप उसको ये पूछ रहे हैं कि ये आई कैप का है या किसका है, आप जैसे ही एंटर करेंगे वो मल्टीपल वेबसाइट खोल के आपके सामने ले आएगा। इसका मकसद है कि वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को जानता है ना। तो यहाँ चूंकि नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है, वो इस्तेमाल होती है इंग्लिश, लेकिन आप शायद जानते हो कि चैट जीपीटी आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता है। हाँ, आपका जो डीप सीक है वो नहीं करता ये काम, लेकिन आपका चैट जीपीटी आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है। आप उसको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दें और आगे नीचे लिखें कि ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू उर्दू, तो वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। आई गेस 5 लैंग्वेजेस हैं जो उसने खुद लिखी हुई है कि वो इसमें ट्रांसलेशन कर सकता है। उसमें एक अरबी शामिल है, एक फ़ारसी शामिल है, एक उर्दू है और शायद आपके आई गेस कोई हिंदी या कोई और इस तरह की है। 6-4 का तो मुझे पता है कि वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन शायद जर्मन लैंग्वेज या इस तरह की और लैंग्वेज में अभी वो ट्रांसलेशन नहीं करता। नहीं, अ नेचुरल लैंग्वेज इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मुझे सबसे अहम बात है, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाके ये काम आएगा आपके लिए। तो NLP के नाम से मशहूर है ये, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस नाम से मशहूर है, AI। तो इसी तरह ये बार बार आपके पास आएगा। मुमकिन है एग्जामिनर आपको नेचुरल लैंग्वेज का नाम लिखे ही ना, और वो आपसे कहता है कि वन ऑफ द स्ट्रक्चर डाटा यू कैन से की टर्म या इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ NLP। तो अब जिसको NLP याद नहीं होगा उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और यहाँ नेचुरल लैंग्वेज सिर्फ क्या है, इंग्लिश फिलहाल। A natural language is a branch of the artificial intelligence that help computer understanding, interpret and respond to the human language, make machine capable of reading, listening and even generating human like text or speech. Example, Google Translator के पास आप जाएं तो translate sentence from English to हिंदी, और चैट बोर्ड या चैट जीपीटी पे अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड नेचुरली। ये एक बात जो याद करने वाली है वो ये कि ये वाली खूबी आपको स्ट्रक्चर डाटा में नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर डाटा इस तरह का काम नहीं कर सकता, लेकिन अनस्ट्रक्चर डाटा में ये खूबी है कि यहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ रिजिड स्कीमा नहीं है, यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड है डाटा, किसी भी फॉर्म में आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट, एडवांटेजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। It support data without a proper format or sequence. The data is not constrained by a fixed schema. Very flexible due to the absence of schema. The data is portable. कल क्या पढ़ा था बच्चे हमने, एक डेटाबेस में से डाटा उठा के दूसरी जगह माइग्रेशन। अब इस मर्तबा उसने माइग्रेशन की बजाय लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी होता मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो डाटा इज पोर्टेबल और इन एनी फॉर्मेट। मैं मिसाल दे देता हूं बच्चे आपको। मेरी कंपनी की ये डाटाबेस बनी हुई है, ये मैंने एक USB ली और ये USB में डाटा स्टोर कर लिया।
मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में गया और वहाँ डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं था, मैं जो मर्जी कर लूँ मैं उस फाइल को ओपन नहीं कर सकता। जबकि आपने डाटा रखा हुआ था वर्ड की फाइल में, वर्ड की फाइल हर चीज़ में खुल जाती है, वरना माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट फाइल का, नोट फाइल का, कम से कम वहाँ वो ओपन हो जाता है। हाँ, फॉर्मेट वो नहीं रहता लेकिन डाटा ओपन हो जाएगा आपका। यही है वो कमाल कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की मूवेबिलिटी आसान होती है, हर तरह के सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। यह है कमाल इस डाटा का। नेक्स्ट कंटेंट, इट इज हाईली स्केलेबल, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इट कैन डील इजीली विद द हेट्रोजेनिटी। बड़े इससे क्या मुराद है, एक होती है होमोजेनिटी, एक जैसा, हेट्रोजेनिटी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट अंदाज से भी मैनेज किया जा सकता है और डिफरेंट सोर्सेज से भी लिया जा सकता है। These type of data have a variety of business intelligence and analytical applications. Now, जहां एडवांटेज है वहां कुछ सम डिसएडवांटेजेस भी हैं। It is difficult to store and manage unstructured data due to lack of schema and, बड़े इसको स्टोर करना मुश्किल है इसलिए कि अगर मैं इंटरनेट से डाटा उठा के एक फाइल में डालता जाऊं, डाटा तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन मुझे बताइए अगर मैंने ये चेक करना हो कि कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो कभी हो नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी फाइल लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर ये डाटा स्ट्रक्चर इस फॉर्म में पड़ा हुआ ना, और मैं इसे कहूँ कि उस स्टूडेंट का डाटा लेकर आओ जिसका नाम कामरान है, तो ये चंद लम्हे लगाएगा, डाटा उठा के ले आएगा, बिकॉज दिस इज इन अ फिक्स फॉर्मेट। और मुझे पता है कि कामरान किसके नीचे लिखा होगा, स्टूडेंट नेम के नीचे। अगर मैं कहता हूं उस स्टूडेंट का डाटा लेकर आओ जिसका रोल नंबर 4 है, तो ये इंशाल्लाह रोल नंबर 5 का डाटा नहीं लाएगा, 4 का ही लाएगा। लेकिन वर्ड की फाइल में आपने कुछ कमेंट्स लिखे थे और आप वो ढूंढना चाहते हैं, और फाइल जो है वो माशाल्लाह 2 टेरा की है, तो उसमें से डाटा ढूंढना हो तो आपको लग पता रहेगा एक मरतबा कि डाटा ढूंढना कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। इंडेक्सिंग, बट व्हाट इज इंडेक्सिंग? What is indexing? Can you see it? What is this? इस पे लिखा हुआ है कि ये वाला डाटा इस पेज पे है, ये वाला डाटा, और इधर नहीं कर रहा, इस पेज पे है, ये वाला डाटा इस पेज पे है। ये इंडेक्सिंग हुई हुई है। वो कहता है कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती आसानी से, जबकि स्ट्रक्चर्ड डाटा की इंडेक्सिंग आसानी से हो सकती है। तो इंडेक्सिंग द डाटा इज डिफिकल्ट एंड एरर प्रोन, गलतियां आने का चांस है, ड्यू टू अनक्लियर स्ट्रक्चर एंड नॉट हैविंग प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट। ड्यू टू दिस रिसर्च रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट। इसी वजह से जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो कुछ भी ले आता है जो आपके काम का नहीं होता। लेकिन जब आप किसी स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में से डाटा फैच करेंगे तो ये एग्जैक्ट वही रिकॉर्ड लेकर आएगा जो रिकॉर्ड आपको चाहिए। तो अभी चूंकि बच्चे हमने काम नहीं किया, जब चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे तो मैं इंशाल्लाह क्लास में डाटाबेस का सॉफ्टवेयर लेकर आऊँगा, यहाँ बाकायदा क्वेरी लगा के आपको, जो आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप देखिएगा किस एक्यूरेसी से वो डाटा लेकर आएगा। लेकिन ये काम अगर वर्ड की फाइल में करना पड़े, ये काम आपको एक्सेल की फाइल में करना पड़े, तो ये काम इतनी आसानी से आप मैनेज नहीं कर सकते। कर तो लेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। जबकि डाटाबेस में आप देखिएगा आपने सिर्फ यूं करके क्लिक मारना, डाटा आ जाना है। तो ये बेसिकली उस रिजिड स्कीमा की वजह से होता है ऐसा काम। इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा इज डिफिकल्ट टास्क। हमने कहा था बच्चे सिक्योरिटी हाई होती है किसकी, स्ट्रक्चर डाटा की, इसलिए कि उसका एक डाटा किसी दूसरे फॉर्मेट में आसानी से मैनेजेबल नहीं होता। यहां चूंकि हर चीज मैनेजेबल है तो इसलिए यह प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज नॉट इजीली इंटरप्रेटेड बाय द कन्वेंशनल एल्गोरिदम, यानी इसको चलाने के लिए, इस डाटा को सर्च करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये नोट डाउन कर लें लफ्ज, यहां लिखा हुआ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से मुराद है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, यानी आपको एक मुश्किल किस्म का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का अगर आपने इसमें डाटा सर्चिंग टेक्निक लगानी है।
जी बच्चे आगे, इट इज डिफिकल्ट टू यूज व्हाट, टैग एंड लेबल एंड इंडेक्सिंग। मैं चलते चलते बता भी दूं ये टैग कहते किससे हैं। जी बच्चे जरा इधर ध्यान करें सब लोग, डाटा ये है कि ये है ऊपर वाला, ये वाला डाटा है। सब लोग जरा ध्यान करें बच्चे, स्पेशली ऑनलाइन वाले भी। ये है डाटा, ये क्या है, ये है टैग। टैग उस चीज के लिए होता है जो आइडेंटिफिकेशन देता है। अगर मैं यहां डाटा टाइप्स पढ़ा रहा होता तो बताइए क्या लिखा हुआ है यहां दोनों में, ये क्वांटिटेटिव डाटा है क्या क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन हमने वहां पढ़ा था एक होता है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा आइडेंटिफायर के तौर पर काम करता है, किसके तौर पर, तो ये बच्चे ये आइडेंटिफायर है। आज के बाद इसके सारे नाम नोट डाउन कर लीजिए। यानी जिस चीज के जरिए डाटा को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, स्ट्रक्चर डाटा में उस कॉलम के नाम होते हैं 4। पहला नाम अभी लिखवाया है, इसको क्या कहते हैं, टैग। इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ऑल ऑफ यू। इसको टैग भी कहते हैं, इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसको कॉलम भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जामिनर आगे जाके आपको इस तरह की बातें पूछेगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि एक टेबल के अंदर ये जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है तो आप किस फॉर्मेट में डाटा रखते हैं, तो आप कहेंगे डाटा कॉलम की शक्ल में होता है और कॉलम को प्रेजेंट करने वाले को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। सॉरी, इसका 5वां नाम फील्ड्स, इसको फील्ड भी कहते हैं। ये इसकी बात हो रही है सिर्फ। तो ये कॉलम आइडेंटिफायर भी है, ये कॉलम टैग भी है, ये कॉलम एट्रीब्यूट भी है। ये नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा एग्जाम में, ये 2 नाम। ये आगे जाके सबसे ज्यादा ये नाम इस्तेमाल होंगे, बहुत ज्यादा। इस सारे को क्या कहते हैं भाई, इस सारे को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एंटिटी। इस सारे को टेबल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटिटी। ये एक एंटिटी भी है। इसको क्या कहेंगे बेटे जी, इसको रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब ये भूलना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब चैप्टर 5 आएगा मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा एक मरतबा, क्योंकि वहां आपको ये दोबारा डिस्कस करना पड़ना है। असल में थोड़ा थोड़ा मैं तशफ़ी करा रहा हूँ, जो डाटाबेस का मसला चल रहा है ना, डाटाबेस क्या होती है वो बता दे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दूँ, थोड़ा तशफ़ी हो जाएगी, सुकून हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये अभी आज सिर्फ मैंने हल्का सा नब्ज़ पे हाथ रखा, ज़्यादा काम नहीं किया। अभी आपको बताया है इस पूरे के पूरे बॉक्स को क्या कहते हैं, टेबल। इसका दूसरा नाम होता है एंटिटी। PRC 5 वाले ज़रा याद रखें, PRC 5 में बताया गया था एंटिटी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, याद है कुछ। लेकिन साथ में ये भी बताया था कि हर प्रोफेशन के अंदर टर्मिनोलॉजियाँ तब्दील हो जाती हैं। अकाउंटिंग के अंदर ड्राइंग कहते हैं, कंपनी में ऑनर अपने ज़ात के लिए पैसा इस्तेमाल करता है, इंग्लिश में उसी को आर्ट कहते हैं। याद है नहीं ये बात, ये एग्जाम्पल वहाँ PRC में दी हुई है आपको। तो यहाँ भी याद रखिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT को पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन जो होती है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, और यहाँ पर जिसको हम एंटिटी कहते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी कहते हैं। लेकिन IT के अंदर स्ट्रक्चर डाटा जिस टेबल में महफूज किया जाता है उस टेबल का नाम एंटिटी होता है। नेक्स्ट कंटेंट, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम इज अ टफ जॉब, यानी वहां से डाटा ढूंढना मुश्किल काम होता है। द लास्ट कंटेंट इन विच वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये क्या है बच्चे, अब मैं फाइनेंस से हटकर दूसरी इंडस्ट्री का जिक्र किया है ताकि अगर एग्जामिनर एग्जाम में ये सवाल पुट कर दे
कि एक्सप्लेन द डाटा, स्ट्रक्चर डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, with respect to e-commerce organization, with respect to banking organization। तो ये इस तरह का सवाल भी कर सकता है, आल्दो कि आपके पास आंसर मौजूद होगा, लेकिन आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपके नोट्स में बाकायदा तौर पर एक पूरा पेज दिया हुआ है, इसमें कम से कम भी कोई 20 या 19 इदारों के मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जाम्पल दी हुई हैं, वो आप पढ़ने आपको सारी मिल जाएंगी। इधर देखिए बच्चे, ई कॉमर्स में स्ट्रक्चर डाटा क्या है और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या है। ई कॉमर्स क्या है बच्चे? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ऐसा इदारा जो ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन चीजें बेचता है, ऑनलाइन सप्लायर से सामान खरीदता है, उसे ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। कस्टमर के अकाउंट का डाटा, बच्चे इससे क्या मुराद है? कौन सा कस्टमर है, उसका नाम क्या है, उसने कब कब चीजें खरीदी थी और क्या क्या खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था, कितनी क्वांटिटी में खरीदा था, टेबल बनेगा। प्रोडक्ट का डाटा, कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितनी बिक गई है, कितनी मौजूद नहीं है, ये भी टेबल में डाटा एंटर होगा। ऑर्डर डाटा, कौन कौन सा ऑर्डर आया था, किस तारीख को आया था, किस कस्टमर ने भेजा था और ये कहाँ डिलीवर किया गया था, सारा डाटा टेबल की शक्ल में आएगा। और इसी तरह पेमेंट डाटा, किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी कितनी पेमेंट आई है, कौन सी पेमेंट किस बैंक के थ्रू आई है और कौन सी पेमेंट नहीं आई, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी टेबल की शक्ल में मेंशन की जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो आपने वेबसाइट पर लगाई हुई हैं, वो कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड। प्रोडक्ट की वीडियोस लगाई हुई हैं, आप क्लिक करते हैं, कस्टमर देखता है, वेबसाइट का डिज़ाइन और वेबसाइट का फॉर्मेट अनस्ट्रक्चर्ड है। और कस्टमर के व्यूज़, मतलब जब तक इस तरह की बात एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे नंबर तब तक नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये एक मेहनत है कि आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट तमाम की तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। और मैंने अपने इस पूरे के पूरी किताब में इस तरह की हरकत करने की पूरी कोशिश की है, आपको चीज़ें बराबर मिलती रहें। ये आपने कल ढूंढ के ला के बताना है मुझे ये डाटा कहाँ लिखा हुआ था, कि इसी चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है जी बच्चे। कस्टमर का डाटा विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर, पेशेंट का फॉर्म, कौन सा पेशेंट, उसका नाम, उसको किस किस्म की प्रॉब्लम थी, वो कब आया था। नंबर 2 मेडिकल हिस्ट्री, उसे कब कब कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, ये टेबल की शक्ल में डाटा आएगा। उसकी मेडिकल इंश्योरेंस क्या क्या हुई है, किस किस चीज़ की इंश्योरेंस कराई हुई है उसने, और उसने कौन कौन सी पेमेंट दी हुई है। जबकि उसके अगेंस्ट उसके एक्सरे और उसकी कोई एमआरसी रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट जो उसने डॉक्टर ने हाथ से लिखी होती है या टाइप की हुई है, या उसकी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन और या उसकी रिकमेंडेशन जो डॉक्टर ने दी हुई है उसे, ये सारी की सारी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। बैंकिंग, कस्टमर का अकाउंट, ये बात हमने ऊपर भी देखी है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कस्टमर ने कब कब क्या क्या ट्रांजैक्शन की है। आप कभी देखिए बैंक की स्टेटमेंट आपके पास आती होगी, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है कि आपने फलां तरीक को अमाउंट ली थी डेबिट, आपने फलां तरीक को अमाउंट दी थी क्रेडिट, सारा कुछ डेबिट क्रेडिट की शक्ल में उसने पूरा एक टेबल कॉलम की शक्ल में दिया होता है आपको। और लीज डेट फॉर्म, आपकी लीज की जो डेट है, जैसे आपकी ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, उसकी पूरी एक तफसील होती है कि आपने कब कब अमाउंट पे की है। इसके बरक्स कॉल लॉग्स, आपने कब कब कस्टमर को कॉल की थी, कब कब कस्टमर की कॉल आई थी, ये पूरी रिकॉर्डिंग होती है। वेब लॉग, आपके इंटरनेट, आपकी साइट के ऊपर, आपकी बैंकिंग साइट के ऊपर कौन कौन सा कस्टमर, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर, अपने मोबाइल्स के जरिए बैंक का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक का सॉफ्टवेयर बाकायदा रिकॉर्डिंग करता है कि आपने किस वक्त लॉग किया था, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी और किस वक्त लॉग आउट हुए थे। ताकि आप ये कह दें मैंने नहीं किया, तो बैंकर आपको बताएगा कि आपके पास फलां डिवाइस है, उसका आईपी एड्रेस ये है, आपने फलां फलां वक्त में ये काम किया था, उनके पास पूरी सिक्योरिटी होती है। देन ऑडियो रिकॉर्डिंग विद द कस्टमर, आपने देखा होगा आप जब भी बात करते हैं तो बैंकर कहता है कि जनाब आपकी जो है वॉइस की क्वालिटी के लिए आपकी वॉइस, आपका ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।